हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सिक्स क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक, जिसमें हमने अध्याय 1 और 2 पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर के बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। वस्त्रों में विविधता। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में जो अंतर देखने को मिलता है वही वस्त्रों में विविधता होती है। जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पॉलिस्टर आदि जो है ये वस्त्र के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं, यानी कि ये वस्त्रों के अंतर्गत विविधता होती है। तंतु क्या होता है? तागा या धागा पतली पतली लड़ियों में विभाजित होता है। ये पतली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर के बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। और ये तंतु जो होते हैं ये या तो प्राकृतिक हो सकते हैं या फिर संश्लिष्ट हो सकते हैं। प्राकृतिक तंतु जैसे कि रेशम, ऊन और जूट, पटसन आदि होते हैं, जबकि संश्लिष्ट तंतु नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एसिड, ये एक्रिलिक आदि होते हैं। प्राकृतिक तंतु जो होते हैं प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जबकि संश्लिष्ट तंतु जो होते हैं मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जैसे जूट पटसन पादप से प्राप्त होता है। ऊन और रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक और ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींच कर के बनाया जाता है, या उनसे रेशम कीट जो होते हैं उनसे प्राप्त होता है। कुछ पादप तंतु भी होते हैं, जैसे कि रुई। रुई जो होते हैं कपास के पादप से प्राप्त होती है, और ये कपास जो होते हैं जनरली वहाँ पे उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है और जहाँ की जलवायु उष्ण होती है। कपास पादप के फल, जिनको कपास गोलक कहा जाता है, ये लगभग नींबू के आकार के होते हैं। जब ये पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं तब ये टूट जाते हैं, यानी कि बिखर बिल्कुल खुल जाते हैं, और उसमें से जो होती हैं ये कपास के जो बीज वगैरह होते हैं वो भी हमको दिखाई देने लगते हैं। कपास के जो बीज होते हैं उनको बिनोला कहा जाता है। कपास तंतु को परिफूल अथवा रोवा भी कहा जाता है। ये दोनों नाम बुक में दिए हुए हैं कि जो कपास तंतु होते हैं उनको परिफूल और या फिर रोवा कहा जाता है। कपास के बीजों को पृथक करना, यानी कि कंकतन द्वारा इसको पृथक करना कपास ओटना कहलाता है। कपास के बीजों को बिनोला भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। जूट या पटसन, ये क्या कहाँ से प्राप्त होता है? ये पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। पटसन पादप जो होते हैं जनरली हमको भारत में पश्चिमी बंगाल के अंदर और बिहार और असम में मिलते हैं। भारत के अंतर्गत जो होती है इसकी खेती वर्षा ऋतु के अंतर्गत की जाती है। सामान्यतः पटसन जो पादप होते हैं, पटसन पादप या इसकी जो फसल होती है उसको पुष्पन अवस्था में ही काट दिए जाते हैं, यानी कि जब इसमें पुष्प खिलते हैं उसी अवस्था के अंदर इस फसल को काट लिया जाता है, और फिर उससे जो होती है जूट या पटसन प्राप्त किया जाता है। इसकी जब फसल की कटाई कर ली जाती है उसके पश्चात पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो करके रखते हैं, और ऐसा करने पर तने इनके जो तने होते हैं वो गल जाते हैं, और इनसे पटसन तंतुओं को हाथों के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है, यानी कि इनको बारीक बारीक जो तंतु होते हैं उसमें विभाजित कर लिया जाता है। सूती वस्त्र की कताई। सूती वस्त्र की कताई कैसे की जाती है? अगला पॉइंट है ये। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, यानी कि रेशों से जब तागा या धागा बनाया जाता है उस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच करके ऐंठते हैं, और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति काम में ली जाती है जिसका नाम है हस्त तकवा। क्या नाम है? हस्त तकवा। इसको तकली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तकली भी। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति भी है
चरखा, जिसका उपयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसको लोकप्रिय बनाया था, चरखे को। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 के अंतर्गत एक आयोग गठित किया था, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भी कहा जाता है। कब बनाया गया था ये? 1956 के अंतर्गत बनाया गया था ये। आगे हैं तागे से वस्त्र। तागे से हम वस्त्र दो विधियों के द्वारा बनाते हैं, या तो बुनाई के द्वारा या फिर बंधाई के द्वारा। बुनाई या फिर बंधाई के द्वारा बनाया जाता है। बुनाई क्या होती है? बुनाई के अंदर तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बुनाई कहते हैं, और इसको विविंग भी कहा जाता है। वस्त्रों की बुनाई करगों पर की जाती है, और करगे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं, यानी या तो हाथ से चलाए जाते हैं इनको, और या फिर ये विद्युत से संचालित होते हैं। अगला टॉपिक है वस्त्र सामग्री का इतिहास। प्रारंभ में लोग वृक्षों की जो छाल वगैरह होती थी, वल्क, जिसको वल्क भी कहा जाता है, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। यानी कि जब पहले वस्त्र नहीं होते थे तब लोग वृक्षों की छाल वगैरह, बड़ी बड़ी जो पत्तियां होती थी उनसे अपने शरीर को ढकते थे। फिर लोगों ने कृषि समुदाय के अंतर्गत बसना शुरू किया और पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा डलियां, टोकरी आदि बनाना सीख लिया था। लताओं, जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठन देकर के वस्त्र तैयार किए। और पूर्व में भारतवासी रुई से बने हुए वस्त्र भी पहनते थे, जो कि गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत उगाई जाती थी। अर्थात ये जो रुई से बने हुए वस्त्र पहनते थे, और पहले ये वस्त्र जो होते हैं रुई से ही बनाए जाते थे। और रुई जो होती है ये जनरली हमको गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत फसल उगा करके प्राप्त की जाती थी। फ्लेक्स एक पादप होता है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं, यानी कि फ्लेक्स भी एक प्रकार का पादप होता है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त किए जाते थे। प्राचीन मिस्र के अंतर्गत वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के आसपास की जो क्षेत्र होते थे वहाँ पर की जाती थी। नील नदी के आसपास जो थी किसकी कृषि की जाती थी? फ्लेक्स की कृषि की जाती थी। और फ्लेक्स एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त किए जाते थे। सिलाई की सुई जो है उसका आविष्कार जब हो गया था तब लोगों ने वस्त्रों को सिलाई करके पहनना शुरू कर दिया था। ठीक है, यानी कि जब सिलाई की सुई का आविष्कार हो गया था तो उसके साथ साथ ही लोगों ने कपड़ों को सिलना सीख लिया था और फिर सिले हुए कपड़े पहनने लग गए थे। बिना सिले हुए कपड़े कौन कौन से पहने जाते थे पहले, और अभी भी पहने जाते हैं ये तो, जैसे कि साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियाँ आदि जो होते हैं ये बिना सिले हुए पहने जाते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों और पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ये प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे कपास से वस्त्र बनते हैं। सबसे पहले कपास के पादप का जो फल होता है कपास गोलक, उससे कपास को प्राप्त किया जाता है, और उसमें से जो होती हैं कपास में से बीजों को सेपरेट किया जाता है जिसको कपास ओटना कहते हैं। और उसके बाद में उससे रेशे प्राप्त हो जाते हैं और रेशों की कताई की जाती है, रेशों से कताई की जाती है और कताई से तागे या धागे बनाए जाते हैं। और फिर तागे या धागों से दो विधियों के द्वारा, या तो बुनाई या फिर बंधाई, इन दोनों विधियों के द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। आगे कुछ प्रमुख शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि पहला शब्द दिया हुआ है रुई। तो रुई हमने देखा है कि ये कपास पादप से प्राप्त होती है, और कपास पादप के जो बीज होते हैं वो बिनोला कहलाते हैं। और कपास जनरली वहाँ पे उगाई जाती है जहाँ पे काली मिट्टी होती है और जलवायु उष्ण होती है, वहाँ पर कपास के पादप उगाए जाते हैं। आगे वस्त्र अभी हमने देखा है कि कपास से जो होती है वस्त्र कैसे प्राप्त होते हैं। तो ये कि कपास गोलक जो होते हैं उनसे पहले रेशे प्राप्त किए जाते हैं, रेशों से तागे या धागे बनाए जाते हैं, और उनसे जो होती हैं बुनाई या बंधाई के द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। आगे हैं तंतु। तंतु जो होते हैं या तो प्राकृतिक होते हैं या फिर कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक जो कि हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पटसन, जूट वगैरह, रेशम वगैरह, ये वो तंतु होते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं। जबकि
संश्लिष्ट जैसे कि नाइलॉन, पॉलिस्टर वगैरह जो होते हैं ये हमको संश्लिष्ट करके प्राप्त होते हैं तंतु। कताई, कताई क्या होती है? रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कताई कहते हैं। बुनाई क्या होती है? बुनाई जो होती है वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम तागे से वस्त्र बनाते हैं और इस प्रक्रिया के अंतर्गत तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है। और तागा, तागा क्या होता है? ये तो रेशों से निर्मित होता है तागा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रेशे और तंतु को छांटिए। जनरली हमारे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है, निम्न में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को देखना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक तंतु कौन कौन से होते हैं? ऊन, रुई, रेशम, पटसन आदि ये प्राकृतिक तंतु होते हैं या रेशे होते हैं। और संश्लिष्ट रेशे जैसे कि नाइलॉन, पॉलिस्टर वगैरह ये संश्लिष्ट रेशे होते हैं। आगे कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से सत्य और असत्य वाले प्रश्न बनते हैं। पहला कथन दे रखा है तंतुओं से तागा बनता है, तो बिल्कुल सही बात है, हम तंतुओं से या रेशों से ही तागा बनाते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो ये भी सही बात है कि कताई के द्वारा जो होती है वस्त्र निर्माण किया जाता है। जूट नारियल का बाहरी आवरण है, तो ये गलत है क्योंकि जूट तो हमको पटसन पादप जो होता है उसके तंतुओं से प्राप्त होता है। रुई से, अगला जो पॉइंट है वो है रुई से बिनोले अथवा बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो ये भी सही बात है कि जब हम रुई से कपास के बीजों को अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो ये भी सही बात है कि वस्त्र ही बनता है। तागों की बुनाई से क्या बनता है? वस्त्र बनता है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। रेशम तंतु, देखिए रेशम तंतु जो होता है हमको रेशम कीट से प्राप्त होता है, ना कि किसी पादप से, तो ये गलत पॉइंट है, इसलिए इसको असत्य कथन हो जाता है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो ये भी गलत है क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि पॉलिस्टर जो होती है एक संश्लिष्ट तंतु होता है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनमें से ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी पादप से प्राप्त होती हैं या कौन से पादप तंतु हैं, तो हमको ध्यान में रखना है कि रुई और पटसन, यहाँ पे तो रिक्त स्थान भरना है, तो रुई तथा पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है रिक्त स्थान और रिक्त स्थान जानतव तंतु है, तो जानतव तंतु जैसे कि ऊन, रेशम ये जानतव तंतु, यानी कि जो जंतु से प्राप्त होते हैं वो जानतव तंतु होते हैं। जैसे ऊन, भेड़, बकरी वगैरह इनसे प्राप्त होते हैं, ऊँट, याक वगैरह जो होते हैं उनसे प्राप्त होता है, यानी कि जंतु से प्राप्त होता है। और रेशम, रेशम कीट से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किस भाग से प्राप्त होते हैं? रुई जो होती है ये हमको कपास के पादप से प्राप्त होती है और कपास का जो फल होता है जिसको हम कपास गोलक कहते हैं उससे प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट या पटसन जो होती है ये जूट जो होती है पटसन पादप के तने के रेशों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नारियल तंतु से बनने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो नारियल के जो तंतु होते हैं यानी कि नारियल के ऊपर जो तंतु लगे हुए रहते हैं उनसे भी कई सारी वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि पायदान, गद्दी, रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। और अगला क्वेश्चन है तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रोसेस जो होती है, ये बुक में तो पूरा बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन हमको इसमें से एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कताई कहते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के अंतर्गत जो हमने देख लिए हैं। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, 4th नंबर का चैप्टर जो है वो कल देखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।